हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैचेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो वेन डायग्राम लेकर आया हूँ मैं, और ये टॉपिक मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है। बीपीएससी एग्जाम में अक्सर देखा जा रहा है कि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन लगभग बीपीएससी एग्जाम में मैथमेटिक्स से पूछे जा रहे हैं और ये हर साल हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम बेस्ड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज का जो टॉपिक हम लोग जो कवर कर रहे हैं बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में कवर करेंगे। वेन डायग्राम को समझेंगे, बहुत ही बेसिक से समझेंगे, जो बीपीएससी एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ये टॉपिक उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो काफी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो के जरिए इस टॉपिक को समझकर बीपीएससी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, जो मैथमेटिक्स को लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इनके लिए ये टॉपिक बहुत इजी, बहुत ही सरल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन होता है उसमें से छोड़ के चले आते हैं, उसमें से ये एक जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, जो बीपीएससी हमेशा पूछा जा रहा है और इसी एग्जाम के पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन को या इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही हम लोग साधारण रूप से इसको समझेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा एडवांस्ड कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम लोग वेन डायग्राम के जरिए इस टॉपिक में सिर्फ कैलकुलेशन जो होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन होगा, वही हम लोग यूज करेंगे, जो साधारणतः सब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, वेन डायग्राम। जैसा कि हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और थ्योरी पार्ट में मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है, इस वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद से प्रीवियस ईयर्स में जितने सारे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम लोग कवर करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से बनेगा। उसके बाद से 65th में 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, 64वीं में भी क्वेश्चन पूछा है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी के पैटर्न पे। देखिए, हम लोग इस टॉपिक को स्टेप वाइज समझेंगे, बेसिक स्टेप से लेकर चलेंगे हम लोग इस टॉपिक। पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं, वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं स्टेटमेंट के जरिए। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है गणित में पास करने वालों की संख्या 70% है, 70% है, इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे हम लोग कैलकुलेट बनाएंगे वो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब गणित नाम जहां पर भी देना दीजिए, इसको कोई भी शॉर्ट फॉर्म में एमबी लिख सकता है, मैथमेटिक्स, या कहीं पर भी लिख सकता है, इसमें कोई ऐसे बड़ा फंडा नहीं है। इंडिकेशन के लिए कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, रिप्रेजेंट के लिए। उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 70%, ठीक है। तो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया, इसी को वेन डायग्राम कहेंगे। इसी जो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया इसी को वेन डायग्राम कहेंगे। इस स्टेटमेंट का ये वेन डायग्राम होगा। क्या होगा कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे और इस सर्किल को हमने क्या दे दिया, मैथ्स नाम दे दिया, एम दे दिया शॉर्ट फॉर्म, और ये मैथमेटिक्स पास करने वालों की संख्या को हमने क्या कर दिया, 70% है, इसको हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अगर स्टेटमेंट दिया रहा इतिहास में पास करने वालों की संख्या, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, यहाँ पे इंडिकेशन के लिए लिख दिया इतिहास, और इसके अंदर क्या लिख दिया हमने, 60%। एक सर्किल बना लिया, इसको हम लोग एच से डिनोट कर दिया, एच फॉर हिस्ट्री, और उसके बाद 60% में हमने यहाँ पे लिख दिया शो के लिए। 60% यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, बस हम लोग को समझने के लिए ये यूज़ करना है। अब स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 2 में अगर 2 स्टेटमेंट दिए हुआ है, क्या कि गणित में पास करने वालों की संख्या 70% तथा इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60% है, अगर ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक सर्किल बनाया, उसको नाम दे दिया गणित, उसके बाद 70% लिख दिया, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का 70% वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद एक और सर्किल बनाया, इसको इतिहास नाम दे दिया, इसमें डाल दिया हमने क्या, 60%। तो ये क्या बन गया हम लोगों का, वेन डायग्राम बन गया। यानी कि एक गणित के लिए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद से एक हिस्ट्री के लिए ड्रॉ कर लिया, इसको हमने दे दिया मैथ्स, गणित का मतलब मैथ्स नाम दे दिया, हिस्ट्री का मतलब एच नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद से ये 70% हो गया, ठीक। उसके बाद से ये 60% हो गया। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये सेक्टर क्या, कॉमन है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, तो इस पोर्शन को हम लोग आगे समझेंगे अभी। तो ये 2 स्टेटमेंट्स के लिए अगर आएगा, 2 स्टेटमेंट के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ। यदि गणित में पास करने वालों की संख्या 70% हो और
इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60% हो तथा भूगोल में पास करने वालों की संख्या 20% हो। तो 20%, 60%, 70% किसमें? गणित में, इतिहास में तथा भूगोल में। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे? तो पहले एक सर्किल बना लिया गणित के लिए, उसको उसमें कितना परसेंट है? 70% दे दिया। दूसरा डायग्राम बनाया, उसको इतिहास नाम दिया, इसमें 60% दे दिया। तीसरा डायग्राम बनाया, उसको भूगोल नाम दिया और 20% रिप्रेजेंट के लिए डाल दिया। तो ये जो बन गया हम लोगों के लिए 3 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। 3 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? एक बना लिया किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। एक बना लिया किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। और एक बना लिया भूगोल के लिए, यानी कि ज्योग्राफी के लिए। अब इसको 70% दे दिया, इसको 60% दे दिया और इसको 20% दे दिया। तो ये हम लोग का 3 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई टफ नहीं। अब स्टेप 4 हम लोग समझते हैं। बेसिक स्टेप 4 में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ, यदि गणित में पास करने वालों की संख्या 70%, इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60% है तथा गणित एवं इतिहास दोनों में पास करने वालों की संख्या 30% है। यहाँ पर क्या कर दिया? कॉम्बाइंड कर दिया गणित एवं इतिहास। तो इसका स्टेटमेंट को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? वेन डायग्राम में देख लेते हैं। तो पहले गणित के लिए एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं 70%, उसके बाद से फिर इतिहास का ड्रॉ किया 60%। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है गणित एवं इतिहास दोनों में पास करने वालों की संख्या। तो ये गणित है, ये गणित हो गया, ये इतिहास और दोनों, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? कॉमन। तो इसमें ये जो पोर्शन जो आ रहा है ये पोर्शन कॉमन है। ये पोर्शन क्या कहता है? ये पोर्शन कह रहा है कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा है ये मैथमेटिक्स का है। ठीक, इस मैथमेटिक्स में से कुछ स्टूडेंट होंगे, ये जो कुछ स्टूडेंट है ये इतिहास में भी पास करने वाले। ठीक उसी प्रकार से ये इतिहास का वेन डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इस इतिहास के स्टूडेंट में से कुछ यहाँ पे गणित में, मैथमेटिक्स में पास करने वाले भी होंगे। यानी इतिहास के कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैथमेटिक्स में भी पास करने वाले होंगे, गणित के भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो इतिहास में भी पास करने वाले होंगे। ठीक है, तो गणित के ही स्टूडेंट है, गणित के ही स्टूडेंट हैं जो कि कुछ इतिहास के भी पास करने वाले हैं, और कुछ इतिहास के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर गणित भी था, तो गणित में भी कुछ स्टूडेंट जो था वो पास किए हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये जो है 30% हो गया, ये कॉमन टर्म हो गया। तो गणित एवं इतिहास के लिए कॉमन टर्म क्या हो गया? ये वाला पोर्शन। तो 30% जो है ये हो गया इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब स्टेप 5 में हम लोग पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि गणित में पास करने वालों की संख्या 70% है, इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60% है तथा गणित एवं इतिहास दोनों में पास करने वालों की संख्या 30% है, तो केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी? पहला है गणित में पास करने वालों की संख्या कितना? 70%। उसके बाद इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60%। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, जब भी 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे, तो ये सारा का सारा वेन डायग्राम एक दूसरे से कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे ये कॉमन हो गया, और एक और वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग बना दें, इसको अलग बना दें, इसको अलग बना दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सारे वेन डायग्राम को कनेक्ट करना है एक दूसरे से कॉमन टर्म ऐसे करके या ऐसे करके। उसमें से 30% जो है ये गणित एवं इतिहास दोनों पास करने वालों की संख्या है। और उसके बाद से अब कह रहा है कि गणित एवं, अब जो कह रहा है कि केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से ये जो ये है, ये वाला, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? केवल गणित है। ये क्या है? केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या, ये केवल है। क्योंकि अगर पूरा सर्किल मैथमेटिक्स का, गणित का पूरा सर्किल लेंगे, ये वाला पूरा सर्किल लेंगे, तो ये हम लोगों का बन जाएगा क्या? कि गणित पास करने वालों की संख्या। लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिर्फ उस विद्यार्थी या स्टूडेंट के बारे में बताना जो सिर्फ गणित में पास किए हो। तो यहाँ पर इसमें आ जाएंगे, तो ये तो हालांकि गणित का भी पोर्शन है, तो ये इतिहास का भी तो पोर्शन है, इसलिए यहाँ से इतिहास को यहाँ से बाहर निकालना। तो इतिहास को बाहर निकालने के लिए तो केवल गणित कितना होगा? तो केवल गणित कितना होगा? सिर्फ इतना सा होगा, ये केवल गणित होगा। यानी केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या
इतना सा पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है पूरा केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या। तो ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? तो अगर पूरा सर्किल जो है ये मेरा 70% है और इस 70% में से इतना घटा देंगे, 30% घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। जैसे अगर ये मेरा पूरा 70% है तो इस 70% में से, गणित में से, ये इतिहास के इतने स्टूडेंट है, अगर इसी इतिहास के स्टूडेंट जो 30% को घटा दें, 70 माइनस 30 कर दें तो क्या निकल जाएगा मेरा? 40% जो है केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे वही है, तो ये हो गया इतना सा केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या ही है। तो ये पोर्शन चूँकि हम लोग हटाना पड़ेगा, क्योंकि गणित में इतने स्टूडेंट जो हैं, गणित के इतने स्टूडेंट इतिहास भी लिए हुए हैं जो पास किए हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कितना? 40%। अब बेसिक स्टेप 6 में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि गणित में पास करने वालों की संख्या 70% है, इतिहास में पास करने वालों की संख्या 60% है, गणित एवं इतिहास दोनों में पास करने वालों की संख्या 30% है, केवल इतिहास पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी? अब यहाँ पे पूछ रहा है इतिहास पढ़ने वालों की संख्या। तो सिंपल सा क्या है, गणित पढ़ने वालों की संख्या में निकाल ले, मैथमेटिक्स कितना? 70% है। उसके बाद इतिहास पढ़ने वालों की संख्या, इसको एच मान ले, एच फॉर हिस्ट्री, तो ये कितना है? 60% है। अब कह रहा है कि दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों में कॉमन कहाँ है? यहाँ है, तो ये कितना है? 30% है। तो कह रहा है केवल इतिहास पढ़ने वालों की संख्या। तो इतिहास तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा ये जो होगा ये केवल इतिहास होगा। यानी कि पूरे इतिहास में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उसको छांट दें तो केवल बचेगा इतिहास। तो क्या मतलब हुआ? 60 माइनस 30 अगर कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा? 30%। तो ये हम लोगों का हो गया कितना? 30%। इसको गणित में 70% यहाँ डायग्राम बना। उसके बाद से फिर ये इतिहास पढ़ने वाले का 60% हुए, 30% दोनों में कॉमन हुए। उसके बाद से सिर्फ इतिहास पढ़ने वालों की संख्या क्या हुई? 60 माइनस 30% हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या हुआ? 30%। केवल इतिहास पढ़ने वालों की जो संख्या होगी। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बीपीएससी एग्जाम में कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, तो 60% कैरम खेलते हैं। 60% अगर कैरम खेलते हैं तो हम लोग बना लेते हैं, ये रहा 60% हम लोग कैरम खेल रहे हैं। कितना? 60% कैरम है, सी फॉर कैरम हो गया। उसके बाद 45% शतरंज खेलते हैं, तो अब चूंकि कॉमन बनाना है तो यहाँ हो गया 45% जो वो क्या है? एस फॉर शतरंज खेलते हैं। 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 10% जो विद्यार्थी हैं वो ना शतरंज खेलते हैं ना कैरम खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब कह रहा है कि कितने? सिर्फ शतरंज खेलने वालों की संख्या। तो क्या पोर्शन मांग रहा है? तो ये मांग रहा है, ये पोर्शन। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को पहले इसको छांटना होगा। तो इसको निकालने के लिए ये वाला जो कॉमन टर्म ये कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो टर्म होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर अगर दिख रहे हैं कि ये 60% है, ये 45%, दोनों को जोड़ते हैं, 60 और 60 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरा? 60 और अगर 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 105% आता है। कितना? 105। लेकिन कोई भी चीज़ होता है 100% होता है, तो 100% तो यहाँ 5% एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 5% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा हो? कहीं ना कहीं यहाँ पे 5% है जो कि ऐड कर रहा है, इसलिए ये दोनों का जो कॉमन टर्म आ जाएगा तो 5% आ जाएगा। तो केवल शतरंज कह रहा है, ये केवल शतरंज है। ठीक है, तो केवल शतरंज है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा का पूरा ये जो है, ये जो सर्किल है, ये 45% है। केवल है तो केवल में इस 5% को भी छांटना होगा। तो 45 में से मैंने 5% को छांटा। ठीक, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। क्यों? चूंकि 100% में से तो मैंने 45 में से 5 को छांटा, लेकिन उसमें से जो है 10% और है। ठीक है, जो कि ना ही कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं। तो इसका मतलब से जो 100% जो 45% था उस 45% में से 10% और है जो कि ना ही कैरम ना ही कोई गेम खेलता, कोई कुछ नहीं खेलता। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 10% छांट लेंगे। अब कितना बचा? 45 5 गया 40, 40 में से 10 गया 30, तो आंसर से कितना हो गया? 30% आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि संख्या पूछ रहा, परसेंटेज में तो पूछ नहीं रहा, केवल विद्यार्थियों की संख्या। परसेंटेज में तो 30% आ गया, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। 100% का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 100% का मतलब जो होता है यहाँ पर 80 विद्यार्थी हैं, 80 स्टूडेंट की संख्या है। तो 30% का मतलब कितना होता है? 1% निकाले यहाँ से तो 80/100 हो गया। और अगर 30% निकालना है तो 80/100 गुना 30 निकल गया। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल। 8 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 24। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बहुत ही सिंपल था। अभी और भी क्वेश्चन इसी तरह का देखेंगे आगे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए।
45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों की एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं और 8 जो है वो तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? फिर केवल का क्वेश्चन आ गया कि केवल कितने फुटबॉल खेलते हैं। 3 स्टेटमेंट का ये वेन डायग्राम, तो 3 वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वेन डायग्राम तो पहले हम लोग बास्केटबॉल के लिए बना लिया। बास्केटबॉल में कितने हैं? 21 हैं। उसके बाद से हॉकी में कितने लोग हैं? 26 हैं। उसके बाद फुटबॉल टीम में कितने हैं? 29 हैं, तो 29 बना लिया। तीनों डायग्राम हो गया। तो ये तीनों का वेन डायग्राम बन गया, 21, 26 और 29 का। अब जो बचा 14 जो खेल रहे हैं वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। तो ये बास्केटबॉल खेलने वाले की संख्या और ये हॉकी खेलने वालों की संख्या, तो 21 और 26 है, तो 14 दोनों खेलते हैं। तो 14 कहाँ गया? इस जगह पे 14 आ गया, दोनों खेलते हैं। इसका वेन डायग्राम बन गया। उसी प्रकार से ये 12 खेलने वालों को भी वेन डायग्राम बनेगा, 15 खेलने वालों को भी वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत अभी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि 8 जो है वो तीनों खेलते हैं, तो ये 8 जो खेलने वाले तीनों हैं यहाँ पे आएंगे। 8 जो है वो तीनों खेलते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या पूछ रहा है, तो केवल फुटबॉल, तो फुटबॉल कहाँ है? यहाँ पे है। केवल फुटबॉल खेलना है। ठीक है, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या निकालना, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कौन है? यहाँ पे ये रहा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो होंगे वो केवल फुटबॉल खेलने वाले हैं। चूँकि ये तो पूरा फुटबॉल खेलने वालों की संख्या यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, ये जो पूरा गोल जो है ये पूरा सर्किल फुटबॉल खेलने वाले, लेकिन इस फुटबॉल खेलने वालों की संख्या में इतने लोग भी जो हैं वो भी और कुछ खेलते हैं, बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। इतने में से जो लोग हैं ये बास्केटबॉल खेलते हैं और इतने से जो लोग हैं वो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल के साथ साथ। तो इन सबको भी छांटना होगा, तीनों को छांटना होगा। तो तीनों को छांटने के लिए तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो वैल्यू कैसे पता होगा? क्योंकि हम लोग को निकालना है इसको निकालने के लिए ये पूरा है, पूरा का वैल्यू जो है 29 है। 29 में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे और इसको घटा देंगे, तो हम लोगों का केवल बस फुटबॉल खेलने वालों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है 8 है। ठीक, और 21 और 26 का जो कॉमन है वो कितना है? 14, यानी हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या कितना है? 14 है। ठीक, ये मिल गया। उसके 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या ये 12 है। ठीक है, उसके बाद से 15 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 15 जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल ये कॉमन यहाँ पे, और 8 जो वो तीनों खेलते हैं। तो देखिए 14 कहाँ से कहाँ तक है? 14 की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये 14 की वैल्यू है। ठीक, और 8 की वैल्यू इतनी सी है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। 14 है जो बास्केटबॉल और हॉकी में कॉमन आ रहा है। अब ये 12 की जो वैल्यू वो यहाँ से यहाँ तक है पूरा। 12 के जो ये 12 जो है ये 12 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद से 15 जो है ये 15 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 15 यहाँ से। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है फिर से इसको लिख लेते हैं। ये 14 है। ठीक, हॉकी और बास्केट, और उसके बाद से ये 15 है। ठीक, और ये 12 है और ये 8 है। तो ये पूरा के पूरे में यानी कि इसमें अगर 12 माइनस 8 करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म हम लोग को मिल जाएगा। कितना? 12 माइनस 8। ठीक, और अगर 15 माइनस 8 करेंगे तो ये वाला टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक, और ये तो 8 दिया हुआ है, ये तीनों मिल गया हम लोग को। ये मिल गया 12 माइनस 8, ये तो 8 है ही, और ये कितना है? 15 माइनस 8, ये तीनों मिल गया। तो अब कैसे निकलेगा? 29 में से 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 29 में से 4 घटा दिया, इसकी वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 8 है ही, इसकी वैल्यू 15 में से 8 घटाएंगे तो कितनी आएगी? 7 आएगी। 4 हुआ और 8 हुआ, तो 29 माइनस 4, फिर माइनस कितना? 8 और माइनस 7। अब सब को घटाएंगे तो कितना आएगा? 29 माइनस 12 माइनस 7। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका? 10। 29 में से 12 7 19 में से 29 माइनस 19 में से घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। ये इतना समझा रहा हूँ मैं, तो समझने में इतना टाइम जा रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो ये 30 सेकंड का खेल है। 30 सेकंड या 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 64वीं बीपीएससी में आया है, तो क्या आया है? एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार
हिंदी अथवा इतिहास दोनों लेते हैं, तो इसका कोई स्टेटमेंट कोई मतलब ही नहीं होगी, हिंदी में इतिहास लेते हैं, ठीक है। 66% जो है वो हिंदी और 59% जो है वो इतिहास लेते हैं। तो कुल विद्यार्थियों या उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवार ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए, यानी हिंदी और इतिहास दोनों लिए, ये कह रहा है। तो हम लोग बना लेते हैं वेन डायग्राम। हिंदी में कितना है, ये H फॉर हिंदी हो गया, हिंदी में कितना है 66% है, ठीक है। उसके बाद इतिहास, इतिहास जो हिस्ट्री हो गया, इस हिस्ट्री को HIS कर लेते हैं, तो इसकी संख्या कितनी है 59% है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कितना होगा, ये पोर्शन दोनों, तो इस दोनों को निकालने के लिए कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है, ये हमेशा हम लोग को याद रखना है। तो 66 में और 59 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर 66 और 59 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, 60, 125 हो जाएगा, तो टोटल 125% निकल रहा है। तो कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है, यानी 25% जो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ की जो वैल्यू है ये 25% हो जाएगा, ठीक। ये मांग रहा है, तो ये हो गया 25% हम लोगों का। तो अब कह रहा है कि कुल उम्मीदवार 3000 थे, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100% जो का मतलब होता है कितना 3000, ठीक। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 3000 बटे 100 हो गया, ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि 25% का फिर कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 3000 बटे 100 मल्टीप्लाई 25, तो 25 को डिवाइड करेंगे तो 4 से जाएगा, ठीक है। तो 3000 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 750 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बी। ये तो बहुत ईजी था। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए एवं बी दो समुच्चय हैं, ए में 10 सदस्य हैं तथा बी में 18 सदस्य हैं, तो ए यूनियन बी 20 दिया हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए, ठीक है, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, 10th में, 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी दिया हुआ, तो एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ 20, ठीक। ये क्या है एन ए है, ये क्या है एन बी है, तो एन ए कितना 10 दिया हुआ, एन बी जो दिया हुआ 18 दिया हुआ, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन निकालना हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ 20 माइनस 10 माइनस 18, सबको उठा के उधर लेके चले गए, और ये रहा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आंसर हो गया माइनस 8 आ गया इधर, और इधर आ गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला 8 आंसर आया, तो इसका आंसर सी हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 45% कर्मचारी जो कंपनी ए में काम करते हैं, फिर कंपनी बी में भी 45% काम करते हैं, और दोनों में काम करने वालों की संख्या 10% है, और 20% जो आबादी है काम नहीं करती। कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है, इसको समझना है इस तरह से, कंपनी ए है 45% काम करते हैं, कंपनी बी है इसमें भी 45% काम करते हैं, और दोनों में काम करने वालों की संख्या 10% है, और 20% जो है ये काम नहीं करती है, ठीक है। तो कह रहा है कर्मचारी ए में काम करने वाले की संख्या कितनी होगी, यानी इसमें काम करने वालों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 20% काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग छांट लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। इस 100% में से 20% जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कुल कितना हुआ 80%, जो 80% जो ये काम करने वालों की संख्या, ठीक है, ये वर्किंग है, ठीक है। 80% जो है ये वर्किंग है, ठीक है। तो इसी 80% में से जो है वो कंपनी बी में काम करते हैं, इसमें माइनस अगर हम लोग 45% घटा दें तो पता चल जाएगा कंपनी ए में काम करने वालों की संख्या क्या, ये टोटल काम करने वालों की संख्या, ये बी में काम करने वालों की संख्या। तो टोटल में कितना है, टोटल में ए प्लस बी दोनों है, हम लोग को ए निकालना है, तो 80 में से हम लोग बी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। 80 में से अगर हम लोग बी को घटाते हैं तो कितना निकलेगा 35% निकलेगा, यानी ये 35% जो है एक्चुअली ये जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरा, कंपनी ए में काम करने वालों की संख्या पूछ रहा है, कंपनी ए में काम करने वालों की संख्या, तो कंपनी ए में काम करने वालों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से अगर हम लोग 10% घटा देंगे, ऐसे भी समझते हैं, तो 45 माइनस 10
तो हम लोग को पता चल जाएगा कंपनी ए में काम करने वालों की संख्या कितनी है आराम से। यहाँ से भी दोनों तरीका है। तो हम लोग को पता है कि टोटल 400 की आबादी है, तो 100% का मतलब कितना हो गया 400। तो 35% निकालना, तो 35% का मतलब हो गया 400 बटे 100 गुना 35। तो ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 35 गुना 4, 35 गुना 4 करेंगे तो 4 5 20 और 12 2 14। तो आंसर कितना आ गया 140। नेक्स्ट क्वेश्चन में 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफ़ी पीते हैं, 110 चाय पीते हैं, 130 दूध पीते हैं। 3 हो गया, 3 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। 80 कॉफ़ी पीते हैं, 80 कॉफ़ी और दूध पीते हैं, 75 कॉफ़ी और चाय पीते हैं, 95 चाय और दूध पीते हैं, 70 जो हो तीनों पीते हैं। पता करें कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं। फिर वेन डायग्राम 3 स्टेटमेंट का। तो पहला वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया कितना कॉफ़ी पीने की संख्या, तो कॉफ़ी इसको हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये 115 लोग हैं। उसके बाद 110 चाय पीने वालों की संख्या है, तो हम लोग 110 चाय पीने वालों की संख्या मान लेते हैं, इसको मान लिया टी। और 130 दूध पीने वालों की संख्या थी, इसको मान लिया हम लोग कितना 130 दूध पीने वालों की संख्या, इसको मिल्क मान लिया, सिंपल। इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं। कॉफ़ी और दूध कह रहा था, ये वाला पोर्शन हो गया। तो 85 कॉफ़ी और दूध दोनों पीते हैं। उसके बाद 75 कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। तो कॉफ़ी और चाय, तो ये टी हो गया, ये कॉफ़ी हो गया, कितना है ये 75 है, ये हो गया। उसके बाद 95 चाय और दूध पीते हैं। तो यहाँ रहा चाय और यहाँ रहा दूध, कितना है 95, ये हो गया। और तीनों कितना पीते हैं 70, ये हो गया 70, ये हो गया तीनों का कॉमन। अब कह रहा है कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं, यानी निकालना कहाँ, यहाँ कॉफ़ी निकालना है ये, और ये दूध यहाँ हो गया मिल्क, ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आगे कि सिर्फ कॉफ़ी और दूध कितने पीते हैं, तो कॉफ़ी और दूध पीने की संख्या ये हो जाएगी, यहाँ इतना, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक कॉफ़ी और दूध पीने वालों की संख्या हो जाएगी। चूँकि ये पूरा का पूरा 85 है, ठीक है। तो इस 85 में से ये 70 है, इसको घटा देंगे, 85 माइनस 70 कर देंगे, तो हम लोगों को निकल जाएगा दूध और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या। तो कितना निकलेगा, 85 में से 70 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 15 जो लोग हैं दूध और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो बना लेते हैं। ये है 65% छात्र सोशल साइंस में उत्तीर्ण हुए। 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, तो बना लेते हैं 60% छात्र जो है वो हिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है, तो ये क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कुल छात्रों की संख्या क्या होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, 90 छात्र दोनों में फेल किए हैं। 65 और 60 कितना हुआ, 65 और 60 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया 125 हो गया। तो 125 में से अगर हम लोग 40 घटाते हैं, 125 हुआ, 125 में से 40 घटाते हैं, यानी 65 प्लस 60 माइनस 40, तो 125 में से अगर 40 घटाते हैं तो आ जाता है मेरा कितना 85%, यानी 85% छात्र जो वो पास हुए हैं। चूंकि 40% कॉमन है तो कॉमन को भी छांट लिया, और टोटल 65 और 60 को तो जोड़ते ही हैं क्योंकि 100% से निकालने के लिए 65 और 60 को जोड़े 125, 125 में 40 घटाए तो आगे कितना 85%, ठीक है। ये 85% जो छात्र तो पास हुए हैं, तो कितना परसेंट फेल हुए हैं, तो यानी इस 100 में से 85 घटाएंगे तो फेल की संख्या निकल जाएगी। तो 15% छात्र जो हैं वो ये फेल हुए हैं, कितना ये फेल हुए हैं 15% छात्र, और 85% छात्र जो ये पास हुए हैं, ठीक। तो कह रहा फेल होने वाले छात्र की संख्या 90 है, इसका मतलब 15% का मतलब हो गया 90, ठीक। तो यहाँ से हम लोग काट लेते हैं 15 छक 90, तो 1% का मतलब हो गया कितना 6, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या निकालना, तो कुल छात्र का मतलब कितना होता है 100%, तो 100% का फिर मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अगर 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा 600।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600। तो इसका आंसर क्या हो गया ए। बहुत इजी, बस सोच का फर्क है। इस क्वेश्चन को लेकर सोचना कैसे वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये हिंदी में फेल होने वालों की संख्या कितनी 65% है, ठीक। उसके बाद 45% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, तो बना लेते हैं 45% जो छात्र है वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 45% अंग्रेजी में फेल हुए। उसके बाद 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो 20% छात्र दोनों विषय में, यहाँ कॉमन यहाँ 20 दोनों में फेल हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो दोनों विषय में पास होने वालों के छात्रों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। संख्या का मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि क्या 35% फेल हुए प्लस फिर 45% भी फेल हुए, ठीक है। और 20 जो कॉमन है तो कॉमन को छांटना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया। तो 35 और 45 हो गया 80, ठीक है, और माइनस 20 तो हो गया 60। तो कुल 60% जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 60% फेल है तो 40% क्या हो गया, पास किए हैं। 40% जो लोग हैं वो पास किए हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो आंसर कितना हो गया इसका, डी। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, बस सोचते हैं कैसे, ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, तो बना लेते हैं ये 60% व्यक्ति जो है टी पीते हैं, 50% जो है टी पीते हैं। उसके बाद 45% जो है वो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं, ये 40% व्यक्ति जो दोनों पीते हैं। कुछ नहीं पीने वालों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि पीने वालों का प्रतिशत क्या है। 50 और 45 पीने वाले हैं, उसमें से 40 कॉमन आ गया, 40 इसी में से कॉमन तो घटा दिया। तो 50 और 45 कितना हुआ, 95, ठीक है। अब माइनस 40, अब कितना आ गया, तो 55 आ गया। 55% जो लोग हैं वो पीने वालों की संख्या है, चाय और कॉफी जो भी है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ नहीं पीने वालों की संख्या, तो 100 में से अगर 55 घटा दें, 100 में से 55 घटा दें निकल जाए तो कितना हो, 45। तो आंसर कितना हो गया, ए। एक ऑफिस में यदि 70 व्यक्ति चाय पीते हैं, 60 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने प्रतिशत दोनों पीते हैं। तो ये बहुत आसान है, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, 42% क्रिकेट, 47% हॉकी खेलना पसंद करते हैं। यदि 15% दोनों खेलना पसंद करते हो और यदि कुछ भी ना खेलने वालों की संख्या 7800 हो, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं। ये भी बहुत ईजी है, इसका भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यही क्वेश्चन का पैटर्न इसके पीछे हम लोग बना चुके हैं। किसी परीक्षा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में, 40 विद्यार्थी फेल हो गए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ये भी बहुत ईजी है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 60% कह रहा है क्या कि मैथ्स में पास होते हैं। उसके बाद कह रहा है 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, 50% दोनों में, तो ये दोनों में पास करने वालों की संख्या 50% हो गई, और 40 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो फेल हो गए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल पास करने वालों की संख्या कितनी है। तो 60 + 70 इतने पास करने वाले हैं, इसमें से 50 कॉमन आ गया, तो और 50 घटा दिया, तो 130 आ गया। 60 और 70 को जोड़ने से 50 इधर आया, तो कितना आ गया, दोनों को घटाएंगे तो 80 आ गया। तो 80% जो है वो पास करने वालों की संख्या, ठीक है। तो फेल करने वालों की संख्या कितनी हो गई, तो फेल करने वालों की संख्या हो गई 20%। 100 में से 80 घटाएंगे तो 20, यानी ये फेल करने वालों की संख्या है। तो अब कह रहा है कि 40 विद्यार्थी फेल हो गए, तो यानी कि 20% जो विद्यार्थी वो फेल हो गए, तो बराबर कितने के हो गए, 40 के हो गए। तो अब कह रहा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी का मतलब 100%। तो अगर 20 में से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 40 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 20 पर से 100, 5 से मल्टीप्लाई कर 100, तो इधर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसका, डी। बहुत ईजी है, बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।